गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की चौथी क्लास है। तीसरी क्लास मैंने ऑफलाइन दी हुई थी, ये चौथी क्लास है आज। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नांकित के लिए हर्षवर्धन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, हमें किसकी पुस्तकों में करना है? हर्षवर्धन। तो यहाँ पर हम पहले तो फॉर्मेट प्रारूप बना लें इसका। या हेडिंग डाल लेंगे। अब आपको प्रारूप याद हो गया होगा इसका कि कौन कौन से खाते कॉलम बनते हैं इसमें। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कौन सा कॉलम है आपका? दिनांक का। ये वाला कौन सा होता है? विवरण, जहाँ पर हम खातों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ये होता है आपका एलएफ का, और ये होता है डेबिट राशि, और ये वाला क्रेडिट राशि। यहाँ लिखेंगे कौन है यहाँ? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। जर्नल प्रविष्टियां हर्षवर्धन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। तो अब देखेंगे यहाँ पर अपन चालू करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, क्या लिखा है? 500 रुपए के एक ऋणी से 1 रुपए में 75 पैसे की दर से राशि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर अपन अब वर्किंग नोट करेंगे इसका रफ काम। नंबर 1, एक ऋणी कौन होता है भाई? जिसने हमसे पैसा उधार लिया या माल उधार लिया, वो कौन है? एक व्यक्ति होता है, ध्यान रखना। ऋणी कौन होगा? एक व्यक्ति। इसने कितना पैसा उधार लिया था हमसे? या 500 का माल लिया था या पैसा उधार लिया? तो एक ऋणी था, एक व्यक्ति जिससे हमें 500 रुपए लेना थे। अब क्या बोल रहे हैं? 1 रुपए में 75 पैसे की दर से राशि प्राप्त हुई। तो इससे हमें पूरा पैसा नहीं मिला कितना है? यहाँ पर हम करेंगे माइनस प्राप्त 500 का 1 रुपए में 75 पैसे, तो 75 बटे 100 क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। मिले कितने? 75। तो जितना मिला उतना ऊपर कर देंगे, नीचे कितना करेंगे? बटे में 100। तो इसका निकालेंगे हम। 500 का 75 बटे 100 मतलब 75%, सीधा सीधा। तो कितना आएगा? 375। कितना आ जाएगा? 375। ठीक, इनमें से माइनस कर दो। 500 में से 375 हमें मिल गए, तो कितना नहीं मिला? 125। जो नहीं मिला है इसको हम क्या बोलेंगे? इस 125 को हम क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलते अपन डूबत ऋण, है ना। 500 रुपये लेना थे, 375 रुपये हमें मिल गए हैं, और मिला कितना नहीं? 125। तो जो नहीं मिला उसको हम क्या बोलेंगे? डूबत ऋण है, व्यापार के लिए हानि है, आपके पैसे इतने डूब गए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो हमने आपके लिए सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हम खातों को छांटेंगे, फिर उनको पहचानेंगे, फिर नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम खाते छांटेंगे। देखो हमें पैसा मिला है, जितना भी मिला उसके लिए हम क्या लिखेंगे? रोकड़। पहले तो रोकड़ लिखेंगे। कुछ पैसा डूब गया है तो उसको क्या लिखते हैं हम? डूबत ऋण। ठीक है, और किससे पैसा मिला है? ऋणी से, तो यहाँ पे लिख देंगे ऋणी क्योंकि एक व्यक्ति है। अब रोकड़ कौन सा खाता होता है? वास्तविक। आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो रोकड़ हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। व्यापार में रोकड़ आ रही है, इसलिए हम रोकड़ को क्या करेंगे? डेबिट।
डूबत ऋण कौन सा खाता है? आय व्यय खाता है। हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो पैसा लेना कितना था? 500, मिले कितने हैं? 375। कितना नहीं मिला आपको? 125। जो नहीं मिला है वह डूबत ऋण, हानि हो गई। तो आय व्यय का नियम, हानि तथा खर्चों को डेबिट, 125 रुपये डूब गए। ऋणी जो है एक व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। हमें किससे पैसा मिला है? ऋणी से। ऋणी हमें पैसा क्या कर रहा है? दे रहा है, व्यक्तिगत है। तो देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेबिट वाला। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट वाला, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट। दूसरा डूबत ऋण खाता डेबिट, डूबत ऋण खाता डेबिट। और क्रेडिट कौन है? ऋणी। तो यहां लिखेंगे ऋणी के खाते से। अब रोकड़ हमें मिली कितनी है? तो ये लिखा 375। पैसा डूब कितना गया है? 125। तो डूबत ऋण खाता डेबिट 125। इन दोनों का टोटल 500 रुपये, मतलब ऋणी से कितने का हिसाब हो गया? 500 रुपये का। यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे 1 रुपये में 75 पैसे की दर से प्राप्त ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, 200 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। तो यहां पर अपन लिखेंगे सेकंड पॉइंट। देखो आग में क्या जला है? माल। ठीक, अब कैसे आग में जलकर नष्ट हुआ? तो हम लिखेंगे यहां पर आग से हानि खाता डेबिट, आग से हानि खाता। तो अपने पास दो खाते होंगे, एक तो माल खाता, दूसरा आग से हानि खाता। आग से हानि खाता कौन सा है? आय व्यय। हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। आपका आग में माल जल गया है तो व्यापार को क्या हो गई? हानि। तो हानि तथा खर्चों को क्या कर देंगे हम? डेबिट। माल कौन सा खाता है? वास्तविक खाता। तो वास्तविक का नियम क्या है? आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल जल गया मतलब इतना माल व्यापार से चला गया, तो माल जा रहा है तो क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। अब हमने आपके लिए बताया था जब भी हम माल को क्रेडिट करते हैं, है ना, तो जब हम एंट्री करेंगे उसकी जगह पे, माल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? क्रय लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो माल कम हो रहा है वो किस में से कम हो रहा है? क्रय में से। ठीक है, जला है माल, वो किस में से जल गया? क्रय में से। तो यहाँ पर एंट्री करते समय आपको माल की जगह पे क्रय को क्रेडिट करना है, इतना ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंट्री, पहले डेबिट वाला लिखते हैं, आग से हानि खाता डेबिट, और क्रय खाते से। क्रय खाते से, है ना। कितने का माल जला है अपने पास? 200 रुपए का। 200 रुपए। आग से हानि खाता डेबिट 200 रुपए और क्रय खाते से क्रेडिट 200 रुपए। नरेशन लिखेंगे आग से माल नष्ट, जो आपका क्वेश्चन होता है उसका संक्षिप्त रूप करके हमें यहाँ पर नरेशन में लिख देते हैं। अब हम अगले पेज पर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा विवरण का कॉलम बड़ा बना लेते हैं क्योंकि वो छोटा था। एलएफ का तो आप छोटा बनाए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। राशि का
चलिए थर्ड पॉइंट में देखेंगे क्या लिखा, 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी। अब अपन ने कटौती किसको दी है, दिनेश को। तो यहां पर हम पहले आपको बता दें कि कटौती बट्टा अफार, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। ये सब एक ही बात है, सब एक ही है इंग्लिश में, बस इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। अब जो कटौती या बट्टा या डिस्काउंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नगद बट्टा, दूसरा होता है व्यापारिक बट्टा। ठीक है, व्यापारिक बट्टा। अब नगद बट्टा वह है जो नगद लेन देन पर दिया जाता है। किस पर देते हैं हम, नगद लेन देन पर। नगद माल खरीदना, नगद माल बेचना, नगद पेमेंट करना, नगद पैसा प्राप्त करना, इन पर जो नगद लेन देन हो गए उन पर जो जो बट्टा दिया जाता है वो नगद लेन देन क्या कहलाएगा, नगद बट्टा। मतलब नगद लेन देन पर, यहाँ पर लेन देन लिखना है, लेन देन नहीं, लेन देन। नगद लेन देन पर अपन क्या देते हैं, नगद बट्टा देते हैं। नगद लेन देन पर, ठीक है। और व्यापारिक बट्टा जो है वो नगद प्लस उधार दोनों पर दिया जाता है। ठीक है, व्यापारिक बट्टा है वो नगद लेन देन उधार लेन दोनों पर, लेकिन नगद बट्टा सिर्फ नगद लेन देन पर दिया जाता है। पुस्तकों में प्रविष्टि से मतलब है डेबिट या क्रेडिट। तो पुस्तकों में नगद बट्टी की हम एंट्री करते हैं, मतलब नगद बट्टी को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो व्यापारिक बट्टा है, व्यापारिक बट्टे की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, ना इसको डेबिट किया जाता ना क्रेडिट, इसको सूची मूल्य में से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो बट्टा जो है, बट्टा नगद बट्टा या व्यापारिक बट्टा जो भी है, तो बट्टा क्या है, डिस्काउंट या बट्टा क्या होता है, जो हम सूची मूल्य MRP मान लेते हैं। MRP कितना है, 100 रुपये है। MRP कितना है, 100 रुपये। तो सूची मूल्य में जो हम कमी करते हैं, मान लेते हैं जो 100 रुपये की चीज़ थी वो हमने सामने वाले व्यक्ति को 90 में दे दी, तो कितने की कमी कर दी हमने, 10 रुपये की। तो जो कमी की गई है वही क्या कहलाता, बट्टा। ठीक है, तो यह नगद बट्टा भी हो सकता है, व्यापारिक बट्टा भी हो सकता है। लेकिन नगद बट्टा जो होता है, व्यापारिक बट्टा जो होता है वो सूची मूल्य पर दिया जाता है हमेशा, ध्यान रखना। व्यापारिक बट्टा क्या होता है, हमेशा सूची मूल्य पर दिया जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं, बट्टा क्या होता है कि जो कमी की गई राशि है, मतलब वस्तु के मूल्य में जो राशि कमी की गई है वह बट्टा कहलाती है। हमने बट्टे आपको बता दी, नगद बट्टा होता है और व्यापारिक बट्टा। किसकी एंट्री करते हैं, कौन सा, नगद बट्टा नगद लेन देन पर दिया जाता है, लेकिन व्यापारिक बट्टा नगद और उधार दोनों पर। नगद बट्टी की हम एंट्री करते हैं और व्यापारिक बट्टी की एंट्री नहीं होती। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो क्या लिखा है, 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी। 15 रुपए की कटौती पर ने किसको दी है, दिनेश को दी है। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एक तो बट्टा खाता, ठीक है, दूसरा ये नगद बट्टा है एक्चुअल में, है ना। दूसरे यहां पर हम लिखेंगे रोकड़ और तीसरा लिखेंगे दिनेश। देखो रोकड़ यहाँ आएगी नहीं, लेकिन हम अभी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बस आप इतना ध्यान देंगे। अभी हम इसको अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, बट्टा खाता, नगद बट्टा है तो बट्टा, क्योंकि उसकी एंट्री होती है, रोकड़ और दिनेश। रोकड़ इसलिए आई है क्योंकि नगद बट्टा है, इसका मतलब है रोकड़ दी होगी या ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि हमने क्या किया है, 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी है। तो बट्टा हम किसी को कब देते हैं, जब वो व्यक्ति हमें क्या करता है, पैसा देता है। इसका मतलब दिनेश हमें पैसा दे रहा होगा, है ना, तभी तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, छूट दे दी कि भाई चलो 15 रुपए कम दे देना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि जो दिनेश है वो कौन है, व्यक्ति है,
और व्यक्तिगत का नियम क्या होता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो दिनेश क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। देखो लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि हम डिस्काउंट किसी को कब देंगे, जब वो हमें पैसा देगा। तो दिनेश हमें पैसा दे रहा है, ठीक है, तो देने वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब बट्टा जो है कौन सा खाता होता है, आय व्यय खाता, ठीक है। हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो बट्टा हमने उसको दिया है, तो बट्टा व्यापार के लिए क्या खर्च है, तो हानि तथा खर्चों को डेबिट। रोकड़ को अपन अलग कर देंगे, रोकड़ की कोई भी जरूरत नहीं, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि रोकड़ नगद बट्टा कब होता है, जब आपका रोकड़ हमें मिलती है या हम उसको देते हैं किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर दो खाते होंगे, बट्टा और दिनेश खाता। अब सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे। पहले डेबिट वाला लिखा जाता है, बट्टा खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट दिनेश के खाते से, दिनेश के खाते से। कितने का बट्टा दिया अपन ने, 15 रुपए। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पर लिखेंगे बट्टा दिया, पॉइंट नंबर 4। चौथा ट्रांजेक्शन देखें क्या है। चौथा लिखा हुआ है, मनोज से 75 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। सभी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मनोज से कितना, 75 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। तीसरा था, चौथा। तो यहाँ पर देखो, एक तो आएगा कमीशन खाता, आपने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है कमीशन को, क्योंकि कमीशन कौन सा खाता होता है, आय व्यय, इसको अपन नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। तो एक तो आएगा कमीशन, और दूसरा कमीशन में क्या मिलता है, रोकड़, दूसरा है कमीशन। अब यहाँ पर देखो लिखा क्या है, मनोज से 75 रुपये कमीशन प्राप्त किया। तो कमीशन आय व्यय खाता है। आय व्यय खातों में हम व्यक्तियों के नाम नहीं लिखते कि किसको दिया या किससे मिला है, मतलब यहाँ पर मनोज का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आय व्यय खाते में आप ध्यान देंगे, व्यक्तियों के नाम नहीं लिखे जाते हैं कि किससे मिला, किसको दिया। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे कमीशन खाता, दूसरा रोकड़ खाता। मनोज का नाम नहीं आएगा क्योंकि कमीशन आय व्यय खाता है। अब कमीशन जो है, आय व्यय का नियम लगा देंगे हम, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। कमीशन हमें प्राप्त हो रहा है, तो कमीशन मिलना क्या होता है, लाभ, तो आय तथा लाभ को क्या करेंगे, क्रेडिट। रोकड़ वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। कमीशन में हमें रोकड़ मिल रही है, रोकड़ व्यापार में आ रही है, आती है तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। हम बड़े आराम से आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। कोशिश करें आप पूरा आपको समझ में आए, और यदि ना आ रहा हो तो आप हमें कॉल करके जरूर पूछना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे, यहाँ पर रोकड़ खाता डेबिट, कमीशन खाते से, कमीशन खाते से कितना कमीशन मिला है, 75 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे, रोकड़ के डेबिट में 75, कमीशन के क्रेडिट में 75। यहाँ पर नरेशन क्या डालेंगे अपन, कमीशन प्राप्त, कमीशन प्राप्त। चलो अगला पॉइंट देखेंगे, पांचवा क्या है, बैंक ने बैंक व्यय के 30 रुपये लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो, तो बैंक ने बैंक व्यय के कितने लगाए, 30 रुपये लगाए। तो यहाँ पर एक तो खाता आएगा बैंक व्यय, बैंक व्यय खाता, दूसरा आएगा बैंक खाता। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बैंक ने बैंक व्यय की लगाए, इसका मतलब है बैंक देखो अपने ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहक को, यहाँ पर हम बता देते हैं कि एक बैंक है, एक बैंक है, बैंक के ग्राहक हैं, ये क्या है, ग्राहक, ठीक है। बैंक ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे चेक का भुगतान, ठीक है, बिजली बिल का भुगतान,
लाभांश, ब्याज कलेक्ट करना मतलब वसूल करना, बैंक क्या करते हैं अपने ग्राहकों की आदेशों का पालन। यदि बैंक को ग्राहक आदेश दे देता है कि भाई हमारे मकान का किराया, बिजली का बिल आप भर दें, हमारे अकाउंट से भर दें, तो बैंक उनके बिलों का भुगतान है ना, किराए का भुगतान बैंक उनके अकाउंट से कर देता है। ये हमें लिख के रिटर्न में देना होता है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जिनके पास हजारों लाख रुपए बिल किराया देना होता है, वो इस प्रकार के काम अपने अकाउंट बैंक से कराते हैं, बैंक उनको करते हैं। बैंक ग्राहक के जिन कंपनियों को लाभांश लेना, जिन कंपनियों से या जिनसे ब्याज लेना, वो भी वसूल करता है। तो बैंक ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल बताया। बैंक ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है और उन सुविधाओं के बदले बैंक ग्राहक से क्या लेता है, कुछ शुल्क लेता है। ठीक है, उस शुल्क को हम आनुषंगिक व्यय, आनुषंगिक व्यय या बैंक व्यय कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आनुषंगिक व्यय या बैंक। थ्योरी का क्वेश्चन है कि आनुषंगिक व्यय से क्या आशय है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक द्वारा ग्राहक को जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उन सुविधाओं के बदले बैंक जो शुल्क लगाता है, उस शुल्क को हम आनुषंगिक व्यय कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जो आनुषंगिक व्यय या बैंक व्यय है, बैंक कभी ग्राहक से लेने नहीं आता कि भाई हमें पैसा दो, हमने आपको सुविधा दी, कभी नहीं आता, बल्कि ग्राहक के अकाउंट में से, ग्राहक का जो अकाउंट होता है उसमें से माइनस कर देता है। 100 रुपये, 30 रुपये, जो भी खर्चा हुआ है वो उसके अकाउंट में से माइनस कर देता है। ठीक है, ग्राहक को इसकी जानकारी दे देता है वो मैसेज के थ्रू। तो यहां पर देखना आप ध्यान से, तो एक तो आएगा आपका यहां पर कौन सा, बैंक व्यय खाता, और दूसरा आएगा बैंक, मतलब पैसा दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है, ग्राहक नहीं दे रहा है। तो बैंक व्यय है आय व्यय खाता। आय व्यय का नियम, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। बैंक व्यय व्यापार के लिए खर्च है, तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। बैंक व्यक्तिगत खाता होता, हमने आपको बताया था, कृत्रिम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, सॉरी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। बैंक कौन सा खाता होता, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में भी कौन सा होता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, जो किसी विधान या कानून के अंतर्गत जिनको व्यक्ति माना गया है। तो बैंक भी एक व्यक्ति है। व्यक्तिगत कोई भी खाता वो नियम एक ही लगता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो बैंक क्या हो गया, पैसा दे रहा है, तो देने वाले को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। यहां पर एंट्री कर देंगे, बैंक व्यय खाता डेबिट, बैंक खाते से। बैंक खाते से यहां पर कितना है, 30 रुपये, यहां पर भी कितना, 30 रुपये। यहां लिखेंगे बैंक ने व्यय की लगाए, बैंक ने व्यय के लगाए। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम देखेंगे आगे, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या लिखा, निम्नलिखित व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार की जाएंगी। यहां पर अपन प्रारूप बना लेते हैं। दिनांक, विवरण,
LF डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहां पर हेडिंग डालेंगे व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां, पंजी प्रविष्टियां भी कहते हैं अपन इसको, जर्नल प्रविष्टियां भी। तो जर्नल प्रविष्टियां देखेंगे। आप क्वेश्चन क्या लिखा है, विजय शंकर ने निम्न संपत्तियों से व्यापार शुरू किया। विजय शंकर कौन है, व्यापारी। क्या क्या लगाया व्यापार शुरू करने में, रोकड़, माल और टाइपराइटर। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, सबसे पहले खातों को छांटेंगे, कौन कौन से खाते हैं। तो एक तो रोकड़, माल और टाइपराइटर। ठीक है, ये तीन चीजें लगाई हुई हैं, रोकड़, माल और टाइपराइटर। एक और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाती है, पूंजी। तो यहाँ पर देखो दिख रहा हो शायद आपको, हम पूंजी लिख रहे हैं, ये क्या है, पूंजी। तो यहाँ पर कितनी चीजें हो गई, कितने खाते हो गए, 4, रोकड़, माल, टाइपराइटर और पूंजी। अब रोकड़, माल, टाइपराइटर तीनों क्या हैं, वस्तुएं हैं, वास्तविक खाते हैं। ठीक है, और वास्तविक का नियम क्या होता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो रोकड़, माल और टाइपराइटर व्यापार में लगाए, मतलब तीनों चीजें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, इसलिए तीनों को अपन क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरा क्या है, पूंजी। पूंजी व्यक्तिगत खाता होता है, हमने आपको बताया था ना, मालिक का खाता होता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो पूंजी व्यक्तिगत का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। व्यापारी रोकड़ दे रहा है, माल दे रहा है, टाइपराइटर दे रहा है, देने वाला है, देने वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और पूंजी दायित्व होती है, और दायित्व हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। अब सबसे पहले हम यहाँ डेबिट वाला लिखेंगे, फिर क्रेडिट वाला। तो यहाँ एंट्री लिखेंगे, रोकड़ खाता डेबिट, ठीक है। माल की जगह हम स्टॉक भी लिख सकते हैं, माल भी लिख सकते हैं, मतलब माल खाता डेबिट या स्टॉक खाता डेबिट। ठीक है, माल या स्टॉक, आपको दो में से कोई एक लिखना है। आपके स्कूल में यदि स्टॉक बताती तो आप स्टॉक लिख लेना, नहीं तो माल लिखेंगे। तो माल खाता डेबिट, टाइपराइटर, टाइपराइटर खाता डेबिट, पूंजी खाते से, पूंजी खाते से। देखेंगे रोकड़ कितनी लगाई, 10,000, माल 5,000, टाइपराइटर 4,000। इन सब का योग पूंजी कहलाएगी कितनी, 19,000। नरेशन आएगा यहां पर, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा पॉइंट, उधार माल खरीदा, ए से 500 रुपये, बी से 400 रुपये, सी से 800 रुपये। तो देखो हमने आपको बताया था, जब भी हम माल खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय। ठीक है, अब उधार खरीदा है तो उधार में हम व्यक्तियों के नाम लिखते हैं। किससे खरीदा, ए, बी और सी, 3 व्यक्तियों से, ए से, बी से और सी से, 3 व्यक्तियों से उधार माल खरीदा। तो माल खरीदने को क्रय लिखेंगे। उधार में हम व्यक्तियों के नाम लिखते हैं, 3 व्यक्तियों से माल खरीदा है, ए, बी और सी, तो तीनों के नाम लिख देंगे। क्रय कौन सा खाता है, वास्तविक। वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। क्रय में माल आ रहा है इसलिए क्रय को क्या करेंगे हम, डेबिट। ए, बी, सी तीनों कौन है, व्यक्ति।
और व्यक्तिगत का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो ए, बी और सी तीनों क्या कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, तो तीनों को क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट। ठीक है, यहां पर लिखेंगे क्रय खाता डेबिट, एक के खाते से बी के खाते से सी के खाते से। नरेशन लिखेंगे यहां पर उधार क्रय। ये नरेशन। अब देखो ए से कितने का खरीदा अपन ने, 500, 400 और 800। तो यहाँ पर ए के क्रेडिट में 500, बी के क्रेडिट में 400 और सी के क्रेडिट में 800। टोटल करेंगे इनका, 8 4 12 5 17, मतलब क्रय खाता डेबिट कितना आएगा, 1700। कुल 1700 का माल खरीदा। अब आगे करेंगे यहाँ पर हम अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3, उधार माल बेचा, डी ई एफ। ए डी को बेचा अपन ने, ई को बेचा है और एफ को। तो देखो यहाँ पर ई 2 बार लिख गया है। ठीक है, ई कितनी बार लिखा है, 2 बार ये लिखा है ई। तो यहाँ से एक अलग कर देंगे अपन, एक डी ई को अलग कर देंगे। तो क्या है, डी को बेचा अपन ने 700, ई को 800 और एफ को 600। 3 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तीसरा पॉइंट, माल बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय। उधार बेचा तो उधार में हम व्यक्तियों के नाम लिखते हैं, कौन कौन है, डी, ई और एफ। 3 लोगों को बेचा है। अब विक्रय जो है वो कौन सा खाता है, वास्तविक। वास्तविक का नियम क्या है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जा रहा है और विक्रय में हमेशा माल जाता है, इसलिए अपन विक्रय को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। डी ई एफ तीनों कौन है, व्यक्ति। और व्यक्तिगत का नियम क्या होता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। हम किसको माल बेच रहे हैं, डी को, ई और एफ, तीनों को। तो तीनों को माल मिल रहा है, तीनों हो गए माल के पाने वाले। तो पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। या एंट्री कर देंगे हम, डी का खाता डेबिट, डी का खाता डेबिट, ई का खाता डेबिट, एफ का खाता डेबिट और विक्रय खाते से। विक्रय खाते से कितने कितने का माल बेचा अपन यहाँ पे देख लेंगे, 700, 800 और 600। तो यहाँ पर 700, 800 और 600, इन सब का 8 और 7 15, 6 21। विक्रय कितना क्रेडिट हो जाएगा, 21। नरेशन लिख देंगे अपन, उधार विक्रय। चौथा पॉइंट, खर्चों का नगद भुगतान किया। खर्चों का नगद भुगतान किया। खर्च कौन कौन से हैं, डाक व्यय, लेखन सामग्री और रोकड़। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे चौथा पॉइंट, कौन कौन से हैं, डाक व्यय, लेखन सामग्री, डाक व्यय, लेखन, गाड़ी भाड़ा,
और 3 तो लिखे, चौथा लिखा नहीं है। चौथा कौन सा खाता होगा? रोकड़। भाई नगद भुगतान किया, नगद मतलब क्या बताया था हमने? रोकड़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, खर्चों में क्या देती हूँ? पैसा। तो पैसा नहीं लिखोगे, तो सभी के लिए अपन ने रोकड़ दी, तो एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि बार बार लिखें, सबके लिए एक बार। अब डाक व्यय, लेखन सामग्री और गाड़ी भाड़ा, तीनों जो हैं वो आय व्यय खाते हैं, है ना। खर्चे ना व्यापार के, तीनों कौन से खाते हैं? आय व्यय। आय व्यय का नियम, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। ये तीनों व्यापार के खर्च हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम? डेबिट। रोकड़ कौन सा खाता होती है? वास्तविक। वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो खर्चों में हमने पैसा दिया है, पैसा व्यापार से जा रहा है, इसलिए रोकड़ को क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहाँ पर लिखेंगे हम डाक व्यय खाता डेबिट, लेखन सामग्री खाता डेबिट, क्या हिंदी मीडियम वालों की क्लास चल रही है? ऑनलाइन क्लास रहती है, तो वो उनका करा रहे थे।